ऑल राइट, सो दिस वॉज योर RTC, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गई। इसके बाद क्या होता है, द नेक्स्ट मेजर step which was taken in this context was Government of India Act 1935. Okay, now this is, या हम इसे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, it was a groundbreaking step which was taken in the context of constitutional reforms which were to be done in India. अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी तक हमने क्या देखा, बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, अलग अलग डिमांड्स रखी गई, ब्रिटिशर्स को भी ये रियलाइजेशन हुआ दैट बिना कांग्रेस के इन्वॉल्वमेंट के, बिना उनके पार्टिसिपेशन के कोई भी एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं आ सकता. वी सी अ लॉट ऑफ डिसेंशंस एंड द पैक्ट्स हैपनिंग बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, अंबेडकर और गांधी के बीच में पैक्ट होता है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में पैक्ट होता है. सो द कंक्लूजन वाज कि ब्रिटिशर्स हैड टू कम अप विद some sort of mechanism, some sort of you know what you can call, not step but किसी तरीके का एक कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे इंडियंस की जो ऑनगोइंग डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके कुछ कोई हद तक, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैड रियलाइज्ड दैट विदाउट फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ इंडियंस वी कैन नॉट कंटिन्यू just suppressing them or we cannot continue implementing our regulations now on, ठीक है. अभी तक चल गया, कुछ समय तक चल गया, बट अब नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि बैक टू बैक कुछ ऐसे मूवमेंट्स हुए जिसमें मासेस इन्वॉल्व थी बहुत ज्यादा, चाहे आपका NCM हो, चाहे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, गांधी जी का इन्फ्लुएंस मैसिव था, ठीक है. सो दे हैड टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट एंड द सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट व्हिच वाज डन came to be known as Government of India Act 1935. Now इन्होंने किन पॉइंट्स पे काम किया या कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया ब्रिटिशर्स ने? फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन, डोंट वरी. फेडरल स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड, बाइकैमरल लेजिस्लेचर हुआ, बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज मेड, provincial autonomy, provincial autonomy was something which was taken care of. And summing up all of this and the very basic demand of Congress, increased participation of Indians in councils. Is that clear? Okay. Now ये कुछ ऐसी बेसिक डिमांड्स थी जो कांग्रेस बहुत टाइम से पुट फोर्थ करते आ रही है. अब ऐसा नहीं था कि फेडरल स्ट्रक्चर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर या फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बिना किसी बिना किसी ब्रिटिश इंटरफेरेंस के दे दी गई हो. यस, all of this were still dominated by Britishers, but इन चीजों ने, इन स्टेप्स ने एक तरीके से ग्राउंड तैयार किया किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए. सो वंस वी गॉट इंडिपेंडेंस तो हमने इन्हीं के आधार पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, इन्हीं के बेसिस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लिए जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है. हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ ऑटोनॉमी है स्टेट्स को, वी हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, 2 हाउसेज हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे भी सेंट्रल लेवल पे भी. पार्टिसिपेशन है इंडियंस का इन ऑल दी लेजिस्लेचर्स एंड काउंसिल्स, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के बाद तो वो होगा ही. वोटिंग राइट्स हैं, वी हैव अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, हर अडल्ट को वोटिंग राइट है, इक्वल वोटिंग राइट है, ऑल वोट्स आर इक्वल, ठीक है. ऑल ऑफ दिस, ये सारे जो स्टेप्स लिए गए या सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई चीजें, उनका बैकग्राउंड क्या है या उनके लिए जमीन किसने तैयार की है? दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है. सो नाउ दिस इज समथिंग which needs to be understood very well. Please put a heading, Government of India Act 1935.
It was a significant constitutional reform enacted by British Parliament although it introduced elected legislatures and Indian ministers, yet retained the key powers for British crown. इंक्लूडिंग कौन सी की पावर्स थी ब्रिटिशर्स के पास? इंक्लूडिंग डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एंड वीटो पावर्स. वीटो पावर क्या होती है कि अगर मेजॉरिटी ने कोई कंसेंसस लिया भी है या कोई डिसीजन बनाया भी है, बट स्टिल ब्रिटिशर्स हैव दिस पावर टू नलिफाई दैट डिसीजन. ठीक है, जैसे इस समय यूएन में है वीटो पावर, 5 परमानेंट मेंबर्स के पास होती है ना, कि अगर कोई डिसीजन लिया भी गया है बाय यूएनओ, बट इफ वन अमंगस्ट ऑल द परमानेंट मेंबर्स इज नॉट रेडी विद इट, तो वो नो कह के या अपनी वीटो पावर का यूज करके उस डिसीजन को होल्ड पे डाल सकते हैं. ठीक है, yes, president also has this veto power in certain cases, in certain situations. Okay, now put subheading provisions of this act. provisions डाल लो बस. first is All India Federation. Federal structure of India was proposed by this act, creating federation of provinces and princely states. However, it was never materialized because princely states denied to join. So what was the thing over here? ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम इंडिया को एक ऑल इंडिया फेडरेशन की तरह डिक्लेयर कर रहे हैं. फेडरेशन का मतलब होता है समिंग अप ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेट्स. सो इंडिया विल बी अ फेडरेशन, और उस फेडरेशन में कौन कौन होंगे? जो प्रोविंसेस हैं जो डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर आते हैं, साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, तो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के इंडिया को हम एज अ फेडरेशन डिक्लेयर कर रहे हैं. बट प्रिंसली स्टेट्स ने इसको डिनाई कर दिया, तो फेडरेशन कभी बना नहीं इंडिया. बट प्रिंसली स्टेट्स ने डिनाई क्यों किया? बिकॉज दे थॉट कि अगर हम इस फेडरेशन का हिस्सा बन जाएंगे तो हमारे ऊपर भी होता क्या था, प्रिंसली स्टेट्स को कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड थी. ठीक है, प्रिवी पर्स करके उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलती थी. जो रियासतें थी उनके लिए कुछ लिबरल नॉर्म्स थे, उनके रेगुलेशंस जो थे वो थोड़े से लिबरल होते थे. जो राजा होते थे, जो सो कॉल्ड रॉयल फैमिली मेंबर्स होते थे, उनके लिए चीजें थोड़ी सी लिबरल थी, थोड़ी फ्लेक्सिबल थी, उनको थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज मिलता था. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव कह लो या एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस. सो प्रिंसली स्टेट्स का ये मानना था कि अगर हम फेडरेशन का हिस्सा बन जाएंगे तो जैसे प्रोविंसेस को रूल किया जा रहा है वैसे ही सारे रेगुलेशंस हमारे ऊपर भी लागू होंगे.
सो कंसीडरिंग दिस प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया दैट वी विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ दिस फेडरेशन, इसीलिए फेडरेशन का स्ट्रक्चर कभी बना नहीं, बट दिस वाज अ प्रपोजल केप्ट बाय देम. सेकंड पॉइंट इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. Provinces were granted autonomy allowing them to govern themselves in most of the areas ठीक है. सेंट्रल ने या ब्रिटिशर्स ने जो स्पेसिफिक एरियाज ऊपर जो मैंने मेंशन कराया है ना आपको, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड योर वीटो पावर, इनको छोड़ के प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी प्रोवाइड की. ऑटोनॉमी होता क्या है? व्हाट इज ऑटोनॉमी? फ्रीडम टू मेक योर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है. अगर जैसे हम कहते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? हाँ, उसके ऊपर कोई और गवर्निंग बॉडी नहीं है. जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने, सपोज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यू टॉक अबाउट दिस यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, इट इज ऑटोनोमस बॉडी, राइट. तो इसकी जो इंटरनल वर्किंग है, उसके रूल्स कैसे होंगे, कौन रिक्रूट होगा, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्या, ऑल ऑफ दिस इज टेकन केयर बाय द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी. ओके. सो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने का मतलब था कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और वीटो पावर के अलावा जो भी चीजें हैं, यानी कि जो रूल मेकिंग बॉडीज हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, वो इंडियंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, वो प्रोविंसेस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, विच सिंपली मीन्स दैट इंडियंस हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेचर, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. ठीक है, जिसकी डिमांड कब से कांग्रेस और बाकी लोग भी रख रहे थे. नेक्स्ट इज बायकैमरल लेजिस्लेचर. Bicameral legislature was established at provincial level in some provinces. डैश लगा के लिख लेना. Provinces, put a dash and write Madras, Bombay, Bengal, United Province, Bihar and Assam. What was United Province? UP and your Uttarakhand, है ना, together. So अब बाईकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो आज के टाइम पे हमारे यहाँ एक नॉर्म है बाईकैमरल लेजिस्लेचर. सेंट्रल में भी आप देखेंगे लोकसभा है, राज्यसभा है, 2 बॉडीज ऑफ लेजिस्लेचर. अच्छा, इसका फायदा क्या होता है 2 बॉडीज ऑफ लेजिस्लेचर का? Why bicameral legislature is adopted by our constitution? कुछ कुछ जगह पे यूनिकैमरल ही है, बट इन डेमोक्रेसी यू विल सी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ज्यादातर आपको बाइकैमरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऑलवेज 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर. व्हाई? और हमारी कंट्री ने भी यही क्यों अडॉप्ट किया? ओके, थोड़ा सा इसको और अच्छे से फ्रेम करने की कोशिश करो. पूजा सोचो, क्यों 2 डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं हमारे यहाँ? I want you to think about this. This is a very, critical question, a very common question also. It must arise in your mind. Why 2 houses? दोनों में ही इंडियंस हैं, दोनों ही हाउसेस में. लोकसभा में भी हमारे ही देश के लोग हैं, राज्यसभा में भी हैं. डेमोक्रेट, हाँ बोलो बेटा.
ऐसा हो सकता है कि सब दो हाउसेस में अलग अलग वो भी तो है कि अलग अलग कम्युनिटी के इसको रेस करते हैं। अगर एक हाउस ने एक चीज को छोड़ दिया तो लोअर हाउस उस चीज को वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ऐसे गुड. क्या होना चाहिए The what do you say, the privilege of criticism, है ना. डेमोक्रेसी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट पता है क्या होता है? ऑपोजिशन. जो रूलिंग गवर्नमेंट जो बनी है जिस पार्टी की, उसके ऑपोजिशन में जो है, क्योंकि ऑपोजिशन का काम क्या होता है? रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना. क्रिटिसाइज करने का मतलब बुराई करना नहीं होता है. क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है कि जहां पे वो लैक कर रहे हैं, जहां पे रूलिंग गवर्नमेंट लैक कर रही है, वहां क्वेश्चन पुट अप करना. रूलिंग अथॉरिटी से क्वेश्चन पुट अप करना. जब रूलिंग अथॉरिटी से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता तो वो क्या बन जाता है? डिक्टेटरशिप, है ना. तो कुछ ऐसा रूल बना, मान लो, ठीक है, एक हाउस में पास हो गया. अब वो जब दूसरे हाउस तक पहुंचेगा तो वो लोग भी रिव्यू करेंगे उसको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो रूल बनाया गया है ये सर्टेन ग्रुप को प्लीज करने के लिए बनाया गया है, या सर्टेन कम्युनिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है, या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी छूट रही है इसके बेनिफिट से, या वो एक्सप्लॉइट होंगे इसके बेनिफिट से. अगेन, दैट प्रिविलेज ऑफ आस्किंग एंड रेजिंग क्वेश्चंस, द प्रिविलेज ऑफ रिव्यूइंग इट, गोइंग थ्रू इट अगेन, अलग पर्सपेक्टिव से उसके बारे में सोचना. दैट इज वाई डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर. डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है ना. तो लोगों की जितनी ज्यादा से ज्यादा उसमें ओपिनियंस इन्वॉल्व हो, जितना ज्यादा से ज्यादा पर्सपेक्टिव पब्लिक का इन्वॉल्व हो उसमें, उसको हर एंगल से, हर तरीके से सोचा समझा जा सके. दैट इज वाई वी हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है. और इसकी नींव किसने रखी थी? दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. तो उस समय कुछ प्रोविंसेस में रखा गया, बाद में जब हमें आजाद हुए और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने बाइकैमरल लेजिस्लेचर को अपना नॉर्म बना लिया, ठीक है. नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ पावर्स. नाउ अगेन, आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला पॉइंट है और इसका बैकग्राउंड इसी एक्ट ने तैयार किया. व्हाट इज डिविजन ऑफ पावर्स? वी हैव 3 लिस्ट टुडे आल्सो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, है ना. कुछ मुद्दे हैं जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जिन पे बना सकती है रूल्स, कुछ हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और कुछ हैं जो कॉन्करेंट है जिसपे दोनों ही रूल्स बना सकते हैं, बट मेजॉरिटी या जो फाइनल डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, राइट. नाउ यही चीज, यही सिस्टम इस एक्ट ने बनाया था, वेयर वी हैव फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है. फेडरल लिस्ट एक तरीके से यूनियन लिस्ट हो गई आपकी, सेंट्रल लिस्ट आपका, प्रोविंशियल लिस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट हो गई, एंड देन यू हैव कॉन्करेंट लिस्ट. प्लीज राइट, फेडरल लिस्ट एक्सक्लूसिवली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, और आगे डैश लगा के लिख लेना क्या मेजर उसमें एलिमेंट्स थे. डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, second is your provincial list, completely under provincial control. Dash, put a dash and write police, public health, agriculture. Third is your concurrent list, shared authority between central and provincial governments. Central and provincial governments. All right. Next is expansion of franchise. Now this is also very important. वोट देने का अधिकार जो है वो ज्यादा लोगों को दिया गया. अगेन प्लीज माइंड यू, सबको नहीं मिला है अभी भी वोटिंग राइट, लेकिन
पहले के कंपैरिजन में ज्यादा लोगों को दिया गया है। वोटिंग राइट्स वर एक्सटेंडेड टू voting rights were extended to roughly 10% of the population, यानी कि अराउंड 30 मिलियन लोगों को वोट करने का अधिकार मिला इससे, ठीक है, पहले इससे भी कम था। बट यहाँ पे की पॉइंट है कि वोटिंग राइट्स उस समय पे भी, इस एक्ट में भी किसके आधार पे दिए गए? एज के आधार पे नहीं, इनकम के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, सोशल स्टेटस के आधार पे, ठीक है, जो उस कैटेगरी में फिट होते थे उनको मिले। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एज जैसे आज है हमारे यहाँ। आज एवरीबडी अबव 18 इज लीगल टू वोट, बट इट इज नॉट लाइक दैट अभी करेंटली, ठीक है। इस समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के टाइम पे ऐसा नहीं है। द वोटिंग राइट्स आर एक्सटेंडेड, और ज्यादा लोगों को दिए गए, बट ऑन द क्राइटेरिया ऑफ इनकम, एजुकेशन एंड सोशल स्टेटस। ओके, नेक्स्ट इज फेडरल कोर्ट। established in 1937, एक फेडरल कोर्ट या सेंट्रल कोर्ट बनाया गया, ठीक है, 1937 में। नेक्स्ट इज establishment of public service commissions. Now this is directly related to your own domain. Okay, फेडरल पीएससी, शॉर्ट में लिख लेना पब्लिक सर्विस कमीशन को, फेडरल पीएससी कॉमा प्रोविंशियल पीएससी एंड जॉइंट पीएससी वर क्रिएटेड, यानी कि सेंट्रल लेवल पे कमीशन बनाया गया, स्टेट लेवल पे जैसे आज हम स्टेट पीएससी कहते हैं, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए, वर क्रिएटेड टू ओवरसी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। Next is abolition of Council of India. What was Council of India? What was Council of India? हाँ, explain करो। मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है, यस। सो व्हेन बेसिकली when it was made 1858 में, यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, जब रूलिंग पावर या अथॉरिटी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दी गई, ठीक है, तो ब्रिटिश यहाँ इंडियन अफेयर्स को देखने के लिए, इंडियन इश्यूज को देखने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन बनाई गई ब्रिटिश ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। नाउ टू असिस्ट दैट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक काउंसिल बनाई गई 15 मेंबर्स की, जो उसको एडवाइस करते थे, असिस्ट करते थे, और इन सब का जो एक्सपेंडिचर था, इनकी सैलरीज का, इनके इंसेंटिव्स का, कहां से आता था? इंडियन रेवेन्यू से, ठीक है। सो थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिस काउंसिल वाज अबॉलिश्ड। माइंड यू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोजीशन अभी भी है, बट दिस काउंसिल वाज अबॉलिश्ड, ठीक है, लिखा। द काउंसिल वाज अबॉलिश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय a team of advisors for Secretary of State. Last point, and this is provisions for joint sittings. Provisions for joint sittings. Now when we have bicameral legislature, तो चांसेस है कि कभी कभी टाई की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, डेडलॉक की, कि किसी एक पर्टिकुलर इशू पे सहमति नहीं बन पा रही है, पीपल आर नॉट अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एनी रूल, एनी इशू, कुछ भी हो सकता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए, जब ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए, जब काउंसिल्स किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रही हैं,
तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन किया गया। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन हमारे पास आज भी है। ओके, लिख लो, टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव डेडलॉक, to resolve any kind of legislative deadlock, provision of joint sitting, was made. Acha, tell me, think yourself, what could be the possible criticism to this particular act? आपको क्या लगता है, क्या possible criticism रहा होगा? If we come to criticize this particular act, आपके हिसाब से क्या रहा होगा? Because when you see on the face of it, everything seems good, है ना? It has paved the way for our constitution. हमने बहुत सारे provisions इसके अपने constitution में भी adopt किए हैं. Then what could be the possible reason of criticism? Very good. The central power still laid with the Britishers. ठीक है? They have not handed over the complete authority. Okay. If I'm not wrong, have I missed the point of communal representation? आपने लिखा है कोई point communal representation का इसमें? नहीं, please write in that same point जहाँ हम लिख रहे हैं features में communal representation. The system of separate electorates was extended not only to Muslims but also to depressed classes, women, and laborers. Now we are coming to the criticism part. This is the end of Government of India Act. Put a heading, criticism. पहला तो हो गया कि the power was still with the Britishers, ठीक है? And with this point which we have written right now, communal representation वाला, ये भी एक criticism का part बनता है, ठीक है? That it has created differences, all right? Heightening up the communal tensions. What else? Sorry? Voting rights, yes. There was no universal law for voting rights. It was still on the basis of education and income. Okay, very good. Whatever laws were made, जो भी रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके के अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं थी. There was no scope of reforming it. Indians, although they were part of provincial autonomy, उनको provincial council में part दे दिया गया, हमें bicameral legislature में part दे दिया गया, but क्या हमें amendment करने की आज़ादी थी? नहीं. We cannot make any reform. उसके लिए वो power Britishers के पास ही थी. And they also had the veto power. So if suppose some proposal was kept, it could be easily denied by the
Britishers if it did not work in their favor. So there was no scope of countering their decisions of the Britishers, or there was no scope of making amendments to the decision of the Britishers. All right, criticism mein likh lo. First point is, despite provincial autonomy, Governor General had the veto power. Next is, the act extended communal representation, deepening the religious and social division, deepening the religious and social divisions. Next is, there was no scope of amendments by Indian authorities. Clear? The next point is, the structure of federation could not materialize due to the rejection of princely states. Next is, voting rights remained limited. Voting rights remained limited only to 10% of the population. Based on property, income, and education. Property, income, and education. Next is, Congress या INC rejected this act. Written? Okay, now please have a look at this. These are some PYQs of mains related to the topic of your CDM and RTC. All right. Now I want both of you to do one question. Okay, you can do this question itself of 2021. या तो फोटो क्लिक कर लो या फिर मैं अपलोड भी कर दूंगी, बट फॉर सेफ साइड जस्ट क्लिक द फोटो ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज bring out the constructive programs of Mahatma Gandhi during NCM and CDM. सोशल लेवल पे जो रिफॉर्म्स किए उन्होंने एनसीएम के टाइम पे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, नॉट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, नेगोशिएशंस with the Britishers and all will not be included. Whatever he had done in the context of Indian society, जो उन्होंने भारतीय समाज के लिए जो काम किए हैं वो आप लिखोगे इसमें, and it will be around 250 words. ठीक है, and we'll continue after this in the next session. All right, any confusion? कुछ पूछना है? Anything? Okay.